दरवाजे की तेज खटखटाहट से मैं नींद से हड़बड़ा कर उठी। 7 बज चुके थे। मैंने झट से शॉल ओढ़ा और दरवाज़ा खोला। सामने दूध वाले को पाकर मैं बड़बड़ाती हुई किचन में डब्बा लेने चली गई। इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की क्या ज़रूरत है? रोज़ बाई सुबह 6 बजे तक आ जाती थी। उसके पास दूसरी चाबी थी। चाय बनाकर वो मुझे उठाती और नाश्ता तैयार करने लग जाती। मैंने डब्बा बढ़ाकर दूध लिया। तब तक काम वाली बाई लक्ष्मी भी सामने आ गई। उसे देर से आने पर बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर डर था कि कहीं वो वापस ना चली जाए। उसको तो कई घर मिल जाएंगे, पर मुझे लक्ष्मी जैसी कोई नहीं मिलेगी। मैंने लक्ष्मी से कहा, अच्छा तू झट से चाय बना दे और नहाने का पानी गर्म कर दे। मेम साहब, एक तो गीज़र खराब, बाथरूम की लाइट नहीं जलती, दरवाजे की घंटी नहीं बजती और फिर गैस का पाइप। आप ये सब ठीक क्यों नहीं कराती? मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। वो एक ही सांस में उल्टा मुझे ही सुनाने लग गई। उसको कहने की आदत थी और मुझे सुनने की। बस यूं ही हमारा गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो लगता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, पर जाऊं कहाँ? वहाँ भी तो अकेली ही रहूंगी। उम्र के 52 बसंत पार करने के बाद भी मैं एक नीरस सी जिंदगी ढो रही थी। रोज़ सुबह कोचिंग सेंटर जाना, 3 से 4 बैच को पढ़ाना, जॉइंट एंट्रेंस और नीट की तैयारी करवाना और फिर शाम को वापस घर आ जाना। लक्ष्मी जो बनाकर चली जाती उसी को गर्म करके खा लेती और टीवी के चैनल बदलते बदलते सो जाती। ना मैं किसी के घर जाती और ना ही कोई मेरे घर आता। यहाँ तक कि ऑफिस के कलीग से भी मेरी कोई बातचीत नहीं होती। दबी छिपी जबान में मुझे अकड़ू और खूसट की संज्ञा से जाना जाता। मैंने भी हालत के तहत पारिवारिक व सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैं तैयार होकर अपने सेंटर पहुंच गई। दिल्ली के इस इंस्टीट्यूट में लगभग 200 बच्चे पढ़ते थे। मेरी योग्यता को देखते हुए मुझे मैनेजमेंट ने कई बार एकेडमिक हेड के लिए कहा, पर मैं कोई जिम्मेदारी लेने से बचती थी। मेरे ऑफिस पहुंचते ही मिसेस सीमा बोली, लंच के बाद कहीं मत जाना, मुंबई की आईआईटी से डॉक्टर सिंह आ रहे हैं। अपने स्टूडेंट से भी कह देना कि ऑडिटोरियम में 3 बजे तक पहुंच जाएं। वो अपना अनुभव शेयर करेंगे और कुछ टिप्स भी देंगे। ठीक है, कह दूंगी। सो दोपहर के बाद कोई क्लास नहीं होगी। तुम छुट्टी की बात तो नहीं सोच रही हो ना? अरे, इतने बड़े प्रोफेसर हैं आईआईटी में, अब डीन होने का उन्हीं का नंबर है। और हाँ, वो हमारे साथ 2 बजे लंच भी करेंगे। तुम भी तब तक कॉमन रूम में पहुंच जाना। लंच के लिए हम लोग कॉमन रूम में इकट्ठे हुए। तभी प्रिंसिपल जोसेफ डॉक्टर सिंह को लेकर कमरे में आए। मैं उनको देखकर एकदम धक्क सी रह गई। पता नहीं उस एक लम्हे में क्या हुआ। अचानक मेरे दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं संभल पाती, प्रिंसिपल साहब ने मेरा परिचय कराते हुए कहा, ये शिखा है, हमारे यहाँ की बेहद डेडिकेटेड टीचर। जानते हैं इनका पढ़ाया बच्चा? मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अरे शिखा, तुम यहाँ? कहकर उन्होंने बड़े ही नपे तुले शब्दों में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। आप जानते हैं इन्हें? प्रिंसिपल जोसेफ ने पूछा। हाँ, हम दोनों ने एक साथ ही एक ही कॉलेज से एमबीए किया था। कुछ याद है आपको? कहते हुए उन्होंने मुझे देखा और बोले, मैं शिव। और उसी चिरपरिचित मुस्कुराहट से मेरा स्वागत किया, जैसे सदियों पहले। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने स्थान पर बैठ गई। मैं उन्हें कभी भूली तो नहीं, पर याद करके करती भी क्या? जो पल हमने साथ साथ बिताए थे वो लौटकर आएंगे तो नहीं। हॉल में उनके परिचय और तजुर्बे को लेकर जितनी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, वो सब आज मेरी झोली में गिरी होती। परंतु आज मैं एक कोने में मासूम सी सहमी सी दुबकी हुई बैठी थी। इधर उनका लेक्चर शुरू हुआ, उधर मैं यादों के झरोखे में जा गिरी। हमारी पहली मुलाकात एमबीए की उस सिलेक्शन लिस्ट से हुई जिसमें मेरा नाम उन्हीं के नाम के नीचे था। एक नाम राशि होने के कारण लिस्ट पर उसकी उंगली मेरी उंगली के ऊपर थी और वो अपने पंजाबी अंदाज में बोला था, आपका नाम शिखा है? मुबारक हो जी, लिस्ट में आपका नाम तो आया है। मैं मुस्कुराकर एक तरफ हो गई। मुझे अपना नाम इस इंस्टीट्यूट में आने की खुशी थी और उसने समझा मैं उसकी बातों पर मुस्कुरा रही हूँ। एक ही नाम राशि के होने के कारण रजिस्टर में हमारे नाम भी आगे पीछे लिखे होते थे और सीटें भी आसपास ही होती। मैं हॉस्टल में रहती और उसने लाजपत नगर में पेइंग गेस्ट लिया था। उस इंस्टीट्यूट में किसी का भी नाम आने का मतलब था
कि उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। वो काफ़ी हंसमुख और चुलबुला लड़का था। अपने इसी स्वभाव के चलते वो जल्दी ही लोगों में घुल मिल जाता था। उसमें यही ऐसी खासियत थी जो उसे सबसे अलग करती, और ऊपर से उसका सिख होना। उसके विपरीत मैं एकदम शांत शर्मीले स्वभाव की थी। जब भी वो मुझे देखता मैं एक तरफ हो जाती। यूँ कहना चाहिए कि मैं उससे कन्नी काट लेती। सुबह जब भी वो क्लास में आता एक खुशनुमा माहौल सा पैदा हो जाता। उसकी हंसी में भी संगीत की झंकार थी। मेरा परिवार लखनऊ में रहता था। पापा बैंक में थे और बड़े भैया एक मल्टीनेशनल कंपनी में चेन्नई में तैनात थे। एक दिन मेरा भाई किसी काम के सिलसिले में दिल्ली आया और मुझसे मिलने चला आया। मैंने अपने कॉलेज के गेस्ट हाउस में ही उसको रहने का इंतज़ाम करवा दिया था। उसको सुबह पापा से मिलने के लिए लखनऊ जाना था। अचानक किसी वीआईपी के आ जाने से गेस्ट हाउस में उसका रहना कैंसिल हो गया था। मैं परेशान हो गई। बाहर कैफ़े में बैठकर हम दोनों भाई बहन इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि अब क्या करें, कि तभी शिव अपने एक मित्र के साथ पास से गुजरा और मेरी तरफ हाथ हिलाया। वो शायद अपने घर जाने की जल्दी में था। जवाब में मेरी तरफ से रिस्पॉन्स ना पाकर वो अपने स्वभाव के मुताबिक मेरे पास आया। हेलो जी, कोई परेशानी है क्या? जैसे उसने मेरे मन के भाव पढ़ लिए हो। हाँ है तो, मैंने बिना कोई समय गवाए कहा। ये मेरे भैया हैं। आज रात मैंने इनका गेस्ट हाउस में रहने का इंतज़ाम करवा दिया था, पर अब वहाँ से मना कर दिया गया है। कोई आसपास होटल भी तो नहीं, और जो हैं वो बहुत महंगे हैं, है ना? वो तपाक से बोला। हाँ, मैंने कहा। कोई नहीं जी, मुझे आधे घंटे का समय दो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करके आता हूँ। कुछ ना हुआ तो अपने साथ ले चलूँगा। फिर वो भैया की तरफ देख कर बोला, आप टेंशन मत लो, मैं बस गया और आया। और सचमुच वो थोड़ी देर में आया और एक कमरे की चाबी देकर बोला, सामने के ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर यह कमरा है, आराम से रहो। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। वो तो हॉस्टल का कमरा था, वो भी 2 या 4 लड़कों का। उसने आगे कहा, ये अकेले ही रहेंगे। दूसरे लड़के को मैंने कहीं और जाने को कह दिया है, आप आराम से रात बिताओ। मैं उसके इस एहसान के सामने बौनी पड़ गई। मुन्ना भाई की तरह वो अपने मीठे व्यवहार से कुछ भी कर सकता था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मैंने कहा, हाँ ये हुई ना बात, कैंपस के बाहर पिज़्ज़ा खाते हैं, पैसे तुम दे देना। और फिर उसने पैसे देने नहीं दिए। कहा, तुम्हारे भाई के सामने नहीं लूँगा, पर उधार रहे। उस दिन के बाद मेरा उसके प्रति नज़रिया ही बदल गया। हम कभी कैंपस में साथ साथ घूमते, कभी हेल्थ क्लब में, कभी स्विमिंग पूल में और कभी कैंपस के बाहर। वैसे तो वो अपने दोस्तों या प्रोफेसर्स के साथ ही घिरा रहता, पर जब मुझे देखता तो वो अकेला ही आता। साल कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। अब हमने अपनी असाइनमेंट रिपोर्ट्स भी साथ साथ तैयार की। कैंपस में ही उसका एक बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। मैं यही इसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी करना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। पिछोड़ने का दर्द मुझे भीतर से खाए जा रहा था। उसके मन में क्या था ये मैं कैसे जान सकती थी? हम उस दहलीज को भी पार कर चुके थे जिसे बचपना कहते हैं, जहाँ जीने मरने की कस्में खाई जाती थी। वो मेरे लिए रुक सकता था, ना मैं उसके साथ जा सकती थी। एक दिन मैंने उसके सामने अपना दिल खोल के रख दिया। अब तो तुम यहाँ से चले जाओगे, मेरा तुम्हारे बिना दिल कैसे लगेगा? फिर सवालिया लहजे में उसने कहा, या तो मुझे अपने साथ ले चलो या यहीं रह जाओ। मैं रोज ही पड़ी। इन दोनों सूरतों में हमें एक काम तो करना ही पड़ेगा। उसने अपनी बात रखी। क्या? मैंने जानना चाहा। शादी। तुम तैयार हो क्या? उसने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा। वो इतनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंच जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो चाहती हूँ। मैंने भी बिना कोई समय गवाए बेबाक कह दिया। मम्मी को थोड़ा मनाना पड़ेगा। वो पुराने रीति रिवाजों को आज भी मानती हैं, पर पापा और भैया तो मान जाएंगे। और तुम्हारे घर वाले? ओ जी, हमारे यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरी बहन तो एक बंगाली लड़के को पसंद करती थी, बाद में वो खुद ही पीछे हट गया। हम पहले हिंदू हैं, बाद में सिख। उस दिन पहली बार मैंने जाना कि वो भी मुझे उतना ही चाहता है जितना मैं उसे। जिस बात को घुमा फिरा कर पूछना चाहती थी उसने खुले दिल से कह दिया। उसकी ऐसी बात उसे दूसरों से अलग करती थी। अब तो मैं दिन रात उसके ख्यालों में डूबी रहती
और खुली आंखों से सपने देखती। घर पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जिन मम्मी पापा पर मुझे भरोसा था, उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया, स्मरण से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, मुझे सख्त हिदायतें भी दे दी कि अगर पीएचडी करनी है तो घर रहकर करो। घर वालों का विरोध करने का जो साहस होना चाहिए था, उसकी मुझ में कमी थी। मैं खामोश हो गई। क्या करती? मैं तब उन पर बोझ थी। काश उस दिन कहीं से विरोध करने की हिम्मत जुटा पाती तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। उस दिन मैं उसे स्टेशन तक छोड़ने आई। वो मेरी ज़िंदगी का बेहद गमगीन पल था। मेरी हालत उस पक्षी की जैसी थी जिसे पता था कि उसके पंख अब कटने ही वाले हैं। पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि फिर मिलेंगे। मैं उसे बस देखती ही जा रही थी। एक बार तो हुआ कि उसके साथ गाड़ी में बैठकर भाग ही जाऊं, पर ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। काश मैंने उस दिन अपनी भावनाओं को दबाया ना होता और हिम्मत से काम लेती। उसका हाथ मेरे हाथ में था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और सांसें उखड़ने लगी। जाते जाते मैंने उससे कहा, फ़ोन करते रहना, पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा तुम्हें देख पाऊंगी भी या नहीं। क्या होगा फ़ोन करके, कहकर उसने मेरा हाथ छुड़ा लिया। गाड़ी चल पड़ी। विदाई के लिए ना हाथ उठे ना ही होठ हिले और सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद ना तो उसने कोई फ़ोन किया ना ही मैंने। मैं भरे गले से वापस लखनऊ आ गई। घर वालों की अनदेखी ने मुझे बागी बना दिया था। बात बात पर मैं तुनक पड़ती। बस समय यूं ही घिसटता रहा और आज अचानक ही सामने चिरपरिचित अंदाज में उसने कहा था, मैं शिव। पहचाना मुझे? ऑडिटोरियम में तालियों की तेज गड़गड़ाहट से मैं भूत से वर्तमान में आ गिरी। वो सारी वाही वाही लूटे जा रहा था और मैं कोने में चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लिए उसे देखे जा रही थी। अपने हाथ में ढेर सारी फूल मालाएं लादे वो मंच पर बैठा था। उससे नजरें मिलाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। कुछ ही पलों में वो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए मेरे पास आकर धीरे से बोला, मैं कल सुबह वापस चला जाऊंगा। तुम चाहो तो अपने पिज्ज़ा का उधार आज चुका सकती हो। याद है ना, तुम्हारे भैया के साथ। मैं एकदम पिघल सी गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी रुलाई को छिपा लिया। इससे पहले कि वो मुझे रोता हुआ देख ले, मैंने सिर झुकाया और पर्स में से अपना कार्ड उसे थमाते हुए कहा, जब फुर्सत हो तो फ़ोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी। कुछ सोचकर वो बोला, चलो कॉफ़ी होम में मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मेरा मतलब घर पर नहीं, कहकर मैं वहाँ से चल दी। मैं कॉफ़ी का कप लेकर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ कभी हम उसके साथ बैठा करते थे। फिर मैं पुरानी यादों में खोई रही और इतना खो गई कि शिव के आने का मुझे पता ही नहीं चला। मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगी। मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, आज जब से मैंने तुमको देखा है बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा और ये बात मेरे जहन से उतर ही नहीं रही कि एमबीए करने के बाद भी तुम इस छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ाती होंगी। मैं तो समझता था कि किसी बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल रही होंगी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर, है ना? मैंने बात काट कर कहा, शिव, जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसा हम सोचते हैं। अच्छा, अब फिलॉसफिकल बातें छोड़ो, बताओ कुछ अपने बारे में। कहाँ रहती हो? घर में कौन कौन है? कहकर वो मुस्कुराने लगा। वो आज भी वैसा ही था जैसा पहले। मेरी राम कहानी तो 4 लाइनों में समाप्त हो जाएगी। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। कहो कैसा चल रहा है? ओ जी, मेरा क्या, मुंबई गया तो बस वहीं का होके रह गया। सेठों की नौकरी पसंद नहीं आई तो मैंने आईटीआई से पीएचडी कर ली, फिर वही प्रोफेसर हो गया और अब वाइस प्रिंसिपल हूँ। और परिवार में? मैंने धड़कते दिल से पूछा। एक बेटा है जो जर्मनी में पढ़ रहा है। पापा रहे नहीं, मम्मी मेरे पास ही रहती है। वाइफ एक कॉलेज में लेक्चरर है। बस बड़ी खुशनुमा ज़िंदगी जी रही है। तब तक वेटर आ गया। उसने मेरे लिए बर्गर और अपने लिए सैंडविच का ऑर्डर दे दिया। तुम अब तक मेरी पसंद नहीं भूले? मैंने संजीदा होकर पूछा। मेरी याद कभी नहीं आई? उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, उन लम्हों की चर्चा हम ना ही करें तो अच्छा है। ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं। लाख रुकावटें आएँ, वो अपना रास्ता खुद ब खुद चुनती रहती हैं। हमारा उस पर कोई अख्तियार नहीं है। पपड़ी पड़े घाव को ना ही कुरेदो तो अच्छा है। फिर वो एक ठंडी सांस भरकर बोला, छोड़ो ये सब, अपनी सुनाओ, सब ठीक तो है ना?
क्या ठीक हूँ? बस ठीक ही समझो। क्या बताऊँ, कुछ बताने लायक है ही नहीं। क्या मतलब? इतना रूखा सा जवाब क्यों दे रही हो? वो चौंका। तुमसे शादी होने नहीं दी और घर वाले मेरे लिए कोई घरवर तलाश कर ही नहीं पाए। लखनऊ से पीएचडी करने की हसरत भी मेरे मन में ही रह गई। उन दिनों कई अच्छे अच्छे कॉलेजों और कंपनियों से ऑफर भी आए, परंतु मैं माता पिता को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वहीं रहने का फैसला लिया। मैंने भी वही नौकरी ढूंढ ली। मैं ये भूल गई थी कि कभी पिता भी बूढ़े होंगे। वो तो गुजर गए, उनको तो गुजरना ही था। माँ भाई के पास मुंबई चली गई और मैं अकेली वहाँ क्या करती। फिर दिल्ली में जो मिला उसी में ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। 2 साल पहले माँ भी चली गई और जाते जाते हमारा घर भी भैया भाभी के नाम कर गई। मैंने जिन माँ बाप के लिए ज़िंदगी यूं ही गुजार दी वो भी चल दिए, और जिस घर को पराई नज़रों से बचाने में लगी थी वो भी चला गया। ज़िंदगी में अब कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं, सब कुछ उद्देश्यहीन नज़र आता है। आज मानती हूँ गलती मेरी ही थी। मैंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। कभी ये भी ख्याल नहीं आया कि उनके बाद मेरा क्या होगा। मेरी तो सारी ज़िंदगी बेकार ही चली गई। मेरा अपना अब कोई नहीं रहा। कहते कहते मेरे होठ थम गए। बरसों की दबी रुलाई सिसकी में फूट पड़ी और मैं सिर ढककर रोने लगी। मैंने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा सा पसर गया। थोड़ी देर में जी हल्का होने पर मैंने कहा, मैं हर कदम पर चली गई, कभी अपनों से तो कभी समय से। दोस्त किसको दूँ? बस बेचारी सी बन के रह गई हूँ। लंबी चुप्पी के बाद शिव बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं जानती हूँ आज जीवन के इस मोड़ पर भी तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो, पर मैं तुमसे कोई मदद लेना नहीं चाहती। मुझे ये लड़ाई खुद से लड़नी है। काश ये लड़ाई मैंने उस दिन लड़ी होती जिस दिन तुमसे आखिरी मुलाकात हुई थी। तुम फिर से घर क्यों नहीं बसा लेती? उसने कहा। मेरा घर बसा ही कहाँ था जो मैं फिर से बसाऊं? वो तो बसने से पहले ही ढह गया था। कहकर मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। उम्र के जिस मोड़ पर तुम खड़ी हो, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, पर कहते कहते उसका गला भर आया। आगे कुछ कहने के लिए उसको शायद शब्द नहीं मिल रहे थे। शाम बहुत हो चुकी थी। कॉफ़ी होम भी तकरीबन खाली हो चुका था। अब फिर से हमारे बिछोड़ने की बारी थी। उसने खड़े होते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं कटे वृक्ष की तरह उसकी बाहों में गिर पड़ी और अमर बेल की तरह उससे जाके लिपट गई। उसकी बाहों की कसावट को मैं महसूस कर रही थी और धीरे धीरे अपनी पकड़ को ढीली करके मूक बने हुए हम एक दूसरे से विदा हो गए। मेरी ज़बान ने एक बार मेरा फिर से साथ छोड़ दिया। फिर एक दिन सुबह सुबह उसका फ़ोन आया। मैं सेंटर जाने की तैयारी कर रही थी। वो बोला, सुनो, एक बहुत ही शानदार खबर है। मैंने तुम्हारे मतलब का एक काम ढूंढा है जिसमें तुम्हारा तजुर्बा बहुत काम आएगा। तुमने ढूंढा है तो ठीक ही होगा। मैंने कहा, बताओ कब और कहाँ जाना है? बस मुंबई मत बुलाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक जानने वाले का गुड़गांव के पास एक वृद्धाश्रम है। ऐसा वैसा नहीं, 5 स्टार फैसिलिटीज़ वाला। वो खुद तो फ्रांस में रहता है, पर उसे आश्रम के लिए एक लेडी डायरेक्टर चाहिए। तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने हाँ कर दी है, तुम इनकार मत करना। तुम चाहो तो 1 महीने की छुट्टी ले लो और ना पसंद आए तो यहीं वापस आ जाना। एक नई जिंदगी की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। उसकी बात में एक अपील थी, ठहराव था, एक अच्छे दोस्त और हमदर्द की तरह आदेश भी था। मैं अपना चेहरा अपने हाथों से छिपाकर रोने लगी। इसी अधिकार की भावना के लिए तो मैं तरस गई थी। मन का एक छोटा सा कोना उसी का था और सदा उसी का ही रहेगा। उसकी यादों की मीठी छाँव में बैठने से कलेजे को आज भी बहुत ठंडक पहुंचती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।